प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे महादेव गोविंद रानडे का सामाजिक दर्शन या रानडे के समाज व्यवस्था पर विचार या रानडे के सामाजिक विचार। यस बेटा, जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, रानडे का सामाजिक सुधार दर्शन या रानडे का समाज व्यवस्था पर विचार या सामाजिक विचार। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम नोट करेंगे। यस, महादेव गोविंद रानडे का सामाजिक सुधार दर्शन या सामाजिक विचार। आपसे एग्जाम ऐसे ही पूछा जा सकता है कि महादेव गोविंद रानडे के सामाजिक विचारों को समझाइए या समाज व्यवस्था पर रानडे के क्या विचार थे, स्पष्ट कीजिएगा। किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। मूल बात यह है कि आज हम रानडे के सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था से संबंधित विचारों की चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा जो मूल विषय है वो तो राजनीतिक चिंतन है, तो मैंने रानडे के राजनीतिक विचार आपको अच्छे समझा दिए हैं। परंतु देखो बेटा, जब हम पूर्वी अर्थात भारत के राजनीतिक चिंतकों का अध्ययन करते हैं, भले ही वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक हो हैं या आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हो, निश्चित रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पश्चिम की तरह राजनीति के बारे में जो चिंतन किया गया है वो स्वतंत्र होकर नहीं किया गया है। हमारे यहाँ भले मनु कौटिल्य शुक्र की बात आए या राजा राम मोहन राय से हम शुरू करें, हैं गांधी जी तक पहुँचे, सभी ने राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति के अन्य व्यवहारों पर भी अपने विचार दिए हैं, जैसा कि उत्तर व्यवहारवादियों ने इसी तरीके से अपने विचार दिए हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, आज का हमारा लेक्चर क्या होगा, रानडे के सामाजिक विचार। बेटा इसको समझने के लिए आप देखिएगा, इधर मैंने यहाँ आपके लिए 3 डायग्राम बनाए हैं। इन डायग्रामों को समझना अति आवश्यक है। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम हो गया। बेटा ये डायग्राम या ये जो सूत्र हैं, ऐसे सूत्र हैं जिनसे आप आधुनिक भारत के उदारवादी धारा के, क्या बोल रहा हूँ मैं, आधुनिक भारत के उदारवादी धारा के जो 4 प्रतिनिधि विचारक हैं उनके विचारों को समझ सकते हैं। अब 4 प्रतिनिधि विचारक मीन्स राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। मीन्स आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें उदारवादी धारा आती है, आदर्शवादी धारा आती है, मानवतावादी धारा आती है, संप्रदायवादी धारा आती है। तो अभी तो हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, उदारवादी धारा से जुड़े हुए विचारकों की, जिसमें राजा राम मोहन राय ने आपको समझा दिया है। दूसरा विचार चल रहा है महादेव गोविंद रानडे। तो निश्चित रूप में मैं ये कहूँगा कि भले ही राजा राम मोहन राय हो, महादेव गोविंद रानडे हो, दादा भाई नौरोजी हो या फिर जो है गोपाल कृष्ण गोखले हो, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी धारा में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उदारवादी जो राष्ट्रीय धारा थी या उदार राष्ट्रवादी धारा थी या उदारवादी धारा थी, इसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो निश्चित रूप में मैं ये कहूँगा कि आपको यदि इन चारों विचारकों को बेहतर तरीके से समझना हो, भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर की तैयारी करो, या मैं ये कहूँगा कि राजनीति विज्ञान से किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, या फिर जो है आप राजनीति विज्ञान से मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेना चाहते हैं, BA MA कर रहे हैं। मतलब बात यह है कि जहाँ भी आपके पाठ्यक्रम में ये चीज़ें हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ विद्यार्थियों, आप इन डायग्राम के माध्यम से उदारवादी धारा के जो 4 प्रतिनिधि विचारक हैं, आधुनिक भारतीय विचारक हैं, इनको अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं सबसे पहले एक डायग्राम का प्रयोग करता हूँ और उसके बावजूद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बेटा अब यहाँ ये जो डायग्राम मैं बनाता हूँ, ये बिल्कुल निचोड़ निकाल करके बनाता हूँ, जिससे कि मेरे विद्यार्थी
जो भी टॉपिक चल रहा है उसको अच्छे से समझ सके। मैंने तो आपको यहाँ तक कह दिया कि चारों विचारकों को आप इस डायग्राम के माध्यम से, तीनों डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे जब मैं समझाऊंगा तब, और आपको ये विश्वास भी होगा कि वास्तव में इस तरीके से हम अध्ययन करेंगे तो फिर आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों हो या फिर जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों या पश्चिमी राजनीतिक विचारकों, उनका अच्छे समझ सकते हैं। और मैं तो भले ही भारतीय राजनीतिक विचारकों या पश्चिमी राजनीतिक विचारकों उन सबको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब बेटा एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है, डायग्राम में समझाऊं उससे पहले बता रहा हूं बेटा, देखो ये सूत्र है, इसको नोट करना है आपको, क्योंकि सारी बातें मैं यहाँ नहीं नोट कर सकता हूँ। यहाँ तो केवल वो बातें नोट करता हूँ जिनके माध्यम से मैं महत्वपूर्ण बातें आपको समझा सकूँ बस, और आप एग्जाम के लिए अपने नोट्स तैयार कर सके। केवल ये बात ध्यान रखते मैं ये नोट कर देता हूँ, क्योंकि जब लेक्चर में देता हूँ तो उस समय सारी बातें नोट करूँगा तो लेक्चर लगभग 3-4 घंटे का बन जाएगा, तो इतना लंबा आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं पहले से ही जो डायग्राम होते हैं फिक्स कर लेता हूँ कि ये चीज़ मुझे अपने बच्चों को समझानी है। बेटा देखो, पूरे विश्व में भले ही किसी भी क्षेत्र के अर्थात किसी भी देश के राजनीतिक विचारों को आपको समझना हो, ध्यान दें जरा, तो बेटा इसके लिए पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना अति आवश्यक है। जरा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, पाश्चात्य पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में राजनीतिक चिंतन किया गया है। अब प्रश्न बनता है राजनीतिक चिंतन क्या है? राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे राजनीतिक चिंतन कहते हैं। जरा सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे राजनीतिक चिंतन कहते हैं। तो पश्चिम में जो राजनीतिक चिंतन किया गया है व्यवस्थित रूप में किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थित रूप में इसकी शुरुआत पश्चिमी प्लेटो से हो जाती है। प्लेटो ने अपनी जो रिपब्लिक लिखी है, जो अपनी रचना रिपब्लिक लिखी है, बड़ी गंभीर बड़ी गहरी किताब है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें बड़ी पैनी राजनीतिक सूझबूझ है इसमें, इस किताब के अंतर्गत सूक्ष्म दृष्टि से ये बातें इसके अंतर्गत लिखी गई हैं। किसके बारे में? राजनीति के बारे में। तो बेटा पश्चिमी राजनीतिक चिंतनों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के राजनीतिक चिंतन को भी नहीं समझा जा सकता। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये बात गांठ बांध लेनी है क्या, कि राजनीतिक चिंतन को यदि हमें समझना है तो पश्चिमी और पूर्वी में विशेषकर भारत, मतलब यूरोप और भारत के राजनीतिक चिंतन में हमें निष्णात होना ही होगा। यदि हम भारत के राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, मनु से शुरुआत करेंगे हम, मनु से लेकर के गांधी जी तक तो कंप्लीट आपको याद करना ही होगा। भारत के राजनीतिक चिंतनों को समझ जाते हैं, पश्चिम के यूरोप के राजनीतिक चिंतनों को समझ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में हमारी बहुत गंभीर सूझबूझ हो जाएगी। हम आधुनिक समय में पूरे विश्व में कोई भी राजनीतिक समस्या है, कोई भी सामाजिक समस्या है, कोई भी आर्थिक समस्या है, उसका निदान आसानी से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करने के माध्यम से। तो इसलिए पश्चिम और पूरा मतलब भारत और पश्चिम के राजनीतिक चिंतन में हमें निष्णात होना अति आवश्यक है। अगर हमने एक का अध्ययन किया दूसरे का नहीं किया तो हम राजनीतिक चिंतन को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और इसके लिए मैंने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में लगभग 45 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। बाकी जो शेष बातें बची हुई हैं, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में, वो जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतन समाप्त हो जाएगा, मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन जैसे समाप्त हो जाएगा, मैं पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को ही लूँगा। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में इस बार जितना भी जो कुछ भी है, जितने भी विचारक हैं, वो सारे के सारे मैं आपको समझा दूंगा क्रमबद्ध रूप में। मैंने 45-46 लेक्चर वैसे बता दिए हैं, लेकिन अब जो बचा हुआ है उसको भी मैं समझा दूंगा। हाँ, पहले मैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन कंप्लीट करूंगा, इसमें जितने भी विचारक महत्वपूर्ण वो सारे के सारे आपको समझा दूंगा, उसके बाद में इसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक ये बात मैंने सामान्य रूप में आपको बताई है कि भाई देखो, अगर आपको राजनीतिक चिंतन को समझना है तो पश्चिम को भी साथ लेकर चलना होगा। अगर पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को नहीं समझेंगे तो भारत के राजनीतिक चिंतन को भी नहीं समझ सकते। अब आपने सामने देखा होगा, जैसे महादेव गोविंद रानडे हैं, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में
विभिन्न धाराएं हैं, जैसे उदारवादी धारा है, आदर्शवादी धारा है, मानवतावादी धारा है, संप्रदायवादी धारा है। तो जो राजा राम मोहन राय हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, उदारवादी धारा से जुड़ी हुई। अब जो उदारवादी धारा से जुड़ी हुई चारों विचारक, इन चारों विचारकों के ऊपर ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब मैंने क्या कहा था आपको, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझना जरूरी है। अब पश्चिम की राजनीतिक विचारधारा उदारवाद है, उदारवाद का प्रभाव इन विचारकों पर पड़ा है, उदारवादी धारा के सदस्यों पर पड़ा है, चारों पर। इसी के साथ में जयराम बेंथम की उपयुक्तवादी विचारधारा है, इसका भी प्रभाव पड़ा है, विशेषकर राजा राम मोहन राय पर इसका प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि पश्चिम की राजनीतिक विचारधारा को, पश्चिम के राजनीतिक चिंतन को समझना अति आवश्यक है। यदि इसको नहीं समझेंगे तो भारत के राजनीतिक चिंतन को भी नहीं समझ सकते। कारण क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन आप तभी समझेंगे जबकि पश्चिम के राजनीतिक चिंतन को पहले समझ चुके हैं। क्योंकि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो मूल मान्यताएं हैं, उन मूल मान्यताओं का प्रभाव भारत के राजनीतिक विचारकों पर पड़ा है। और यहां मैं तो ये कहूंगा स्वाभाविक सी बात है, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक हैं। तो राजा राम मोहन राय ने जब अपने विचार दिए, उस समय हमारी समाज व्यवस्था में अनेकों कुरीतियां थी। धार्मिक व्यवस्था में अंधविश्वास व्याप्त था, राजनीतिक व्यवस्था में हम ब्रिटेन के अधीन थे, हम गुलाम थे। तो निश्चित रूप में भाई कोई भी विचारक हो, कोई भी राजनीतिक विचारक हो, वो या तो वर्तमान स्थिति का समर्थन करता हुआ दिखाई देगा या वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन की बात करेगा। तो राजा राम मोहन राय हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लाल बाल पाल हैं जो कि उग्र राष्ट्रवादी धारा संबंधित हैं, जिसका नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेता। तो निश्चित रूप में इन्होंने क्या किया है, यही तो किया है कि वर्तमान समय के अंतर्गत जो व्यवस्था थी, जैसे उदार राष्ट्रवादी धारा के जो सदस्य हैं जिनका नेता गोपाल कृष्ण गोखले, वो तो ये कह रहा है कि भाई ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए हम अपनी समाज व्यवस्था को सुधारें, ब्रिटिश सरकार कानून बनाए, हमारी समाज व्यवस्था सुधर जाएगी। जैसे जैसे हमारी समाज व्यवस्था में सुधार हो जाएगा और जैसे ही हम सत्ता प्राप्ति के लायक हो जाएंगे, वो लोग हमें आज़ादी दे देंगे। अब दूसरी तरफ उग्र राष्ट्रवादी धारा है, लाल बाल पाल उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेता तिलक है। तिलक ने साफ कह दिया कि नहीं, गलत बात है, हमें तो पहले आज़ादी चाहिए, उसके बाद में हमारी समाज व्यवस्था हम सुधारते रहेंगे। तो मूल बात यह है कि भाई जिसके सामने जैसी समस्या है, उस समस्या का ही इन्होंने जो है निदान करने की बात कही है। अब वैसे देखा जाए तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन जब हम अध्ययन करते थे, ये वास्तविक रूप में कोई दार्शनिक नहीं थे, बल्कि उस समय चूंकि हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, हम गुलाम थे, तो ये क्या है कि आज़ादी की बात भी कर रहे हैं। लेकिन उदार राष्ट्रवादी धारा के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि समाज व्यवस्था को पहले सुधारो, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे आज़ादी दे देगी। और तिलक कह रहे हैं कि हमें पहले आज़ादी चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो इसका जो प्रभाव पड़ा है, ये जो वाक्य इन्होंने कहा कहाँ से लिया? जॉन लॉक से लिया है। क्योंकि जॉन लॉक ने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो जॉन लॉक से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये बात ली है। तो मैं यहाँ ये संकेत देना चाहता हूँ बेटा कि अगर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को आपको समझना है तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का आपको अध्ययन करना ही होगा। अगर उसको नहीं समझेंगे तो भारतीय राजनीतिक मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को भी नहीं समझ सकते। ये मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं मूलतः महादेव गोविंद रानाडे की, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 है। अब बेटा डायग्राम नंबर 1, 2 और 3 डायग्राम बनाएं। इसके माध्यम से हम महादेव गोविंद रानाडे के जो सामाजिक सुधार दर्शन है या समाज व्यवस्था संबंधी विचार हैं या सामाजिक विचार हैं उनको समझेंगे। पहले 3 डायग्राम समझेंगे। ये डायग्राम समझना अति आवश्यक है। इसके बाद में आप इसके सामाजिक सुधार दर्शन को 8 बिंदुओं के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए डायग्राम नंबर 1 बेटा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक जो हैं ये सारे के सारे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से प्रभावित हुए हैं। अब वैसे दुनिया का कोई भी विचारक हो किसी न किसी रूप में बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होता ही होता है, बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होता ही होता है, उसके समय विशेष की घटनाओं से प्रभावित होता ही होता है। फिर भले वो सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु या हमारा मनु हो, कौटिल्य, शुक्र हो या हमारा राजा राम मोहन राय हो, रानाडे हो, दादा भाई नौरोजी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, लाल बाल पाल हो, गांधी जी हो, कोई भी हो, सबके ऊपर ये बात लागू होती है कि किसी न किसी रूप में वह बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है, स्वयं के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, समय विशेष की परिस्थिति से प्रभावित होता है, समय विशेष की घटनाओं से प्रभावित होता है, भले कोई भी क्यों ना हो, ये निश्चित है। तो मैंने आपको बताया यहाँ कि ब्रिटिश उदारवाद मतलब वास्तव में यदि देखा जाए तो भारतीय, मैंने जैसे यहाँ लिख भी दिया है, आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा से संबंधित विचारक है महादेव गोविंद रानाडे। भाई
आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के 4 सदस्य हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा सदस्य 4 कौन कौन है? राजाराम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, चारों हैं। अब ये चारों के चारों जो सदस्य हैं आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के जो 4 सदस्य हैं, इन चारों के ऊपर ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। मैंने आपको कहा था ना कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझना है तो पश्चिम को समझना जरूरी है। तो पश्चिम की विचारधारा क्या होगी? उदारवाद। और उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानता है और समाज को साधन मानता है। उदारवादी विचारधारा ये कहती है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में, व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब उदारवाद अहस्तक्षेप नीति की बात करता है। अब इसका प्रभाव आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के सदस्यों पर पड़ता है, चारों पर पड़ता है। हम रानाडे की बात कर रहे हैं आज। फिर मैंने कहा यहाँ कि तर्क बुद्धि से सामाजिक पुनर्निर्माण किया जाए। मतलब यहाँ जो ये महादेव गोविंद रानाडे हैं, या मैं ये कहूँगा उदारवादी धारा के जो चारों सदस्य हैं, ये स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि अगर सामाजिक पुनर्निर्माण करना है, समाज व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है, तो तर्क बुद्धि से ऐसा किया जाए। तर्क बुद्धि से, विवेक से ऐसा किया जाए, सोच समझ कर ऐसा किया जाए। जैसे राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा उन्मूलन कानून बना। इसी तरीके से उस समय अनेकों कुरीतियाँ थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बलि प्रथा, बाल विवाह, अनेकों मैं कहूँगा कुरीतियाँ थी। और मृत्युभोज तो अभी भी मौजूद है। मैं तो कहूँगा मृत्युभोज तो अब धीरे धीरे बढ़ हो रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ हो रहा है। पहले मृत्युभोज कम से कम 1 दिन हो जाता था, अब तो जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी दिन से मिठाइयाँ शुरू हो जाती हैं और 12वें दिन तक मिठाइयाँ चलती रहती हैं। तो ये मतलब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बाकी इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अब जो ये ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा है, इसका प्रभाव उदारवादी धारा के चारों सदस्यों पर पड़ता है। मैंने क्या कहा था आपको? आप आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की उदारवादी धारा के चारों सदस्यों को कुछ डायग्राम समझेंगे, केवल रानाडे को नहीं। अब व्यक्ति, साध्य, समाज, साधन और हस्तक्षेप की बात आती है, परंतु यहाँ पर जो वास्तविक रूप में देखा जाए तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की उदारवादी धारा के जो चारों सदस्य हैं, इन चारों सदस्यों ने एक बात यहाँ क्या की है, ध्यान दें। यहाँ मैंने अगला डायग्राम बनाया, दूसरा आगे ना बढ़ते हुए इधर आएंगे। यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे ने प्राच्य मूल्य परंपरा का पाश्चात्य आर्थिक सामाजिक संस्थाओं से समन्वय किया है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में उदारवादी धारा के चारों सदस्यों ने ये कहा कि ठीक है, ब्रिटेन की जो उदारवादी विचारधारा है, इसकी स्वतंत्रता को तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने आप में साध्य, समाज और राज्य साधन है, लेकिन इसके साथ में इन्होंने ये कहा कि प्राचीन भारत की जो परंपरा है वो ये कहती है कि व्यक्ति के या जनता के कल्याण के लिए या लोकहित के लिए राज्य को समाज व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब जन कल्याण के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, जन कल्याण के लिए आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप कर सकता है, जन कल्याण के लिए राज्य समाज व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकता है। इसका मतलब इन्होंने जो है प्राच्य मूल्य परंपरा, मतलब प्राचीन भारत की जो परंपरा थी कि भाई जनहित के लिए राज्य हस्तक्षेप करे, आर्थिक गतिविधियों में, समाज में हस्तक्षेप करे, तो इस बात को इन्होंने स्वीकार किया है और इसके साथ में पाश्चात्य आर्थिक सामाजिक संस्थाओं के साथ इसका समन्वय कर दिया। मतलब ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा की जो मूल बात है, जो इसका केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको तो इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ में ये भी कह दिया कि लोकहित के लिए, जनहित के लिए राज्य आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये बात मतलब इन्होंने यहाँ समन्वय कर दिया। फिर अब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतनों को समझना है तो आपको ये डायग्राम अच्छे से नोट कर लेना है। और इसके साथ में यहाँ तक हम आ गए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में उदारवादी धारा के जो चारों सदस्य हैं, मैंने यहाँ लिखा है अंग्रेजी राज को आधुनिकीकरण के साधन के रूप में सराहा है। अब इसको नोट करना है आपको। मतलब आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के जो चारों सदस्य हैं, 4 सदस्य कौन है? राजाराम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। और उदारवादी धारा का नेतृत्व किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। वास्तविक रूप में चारों के चारों जो सदस्य हैं एक ही बात कह रहे हैं कि अंग्रेजी राज को इन्होंने आधुनिकीकरण के साधन के रूप में सराहा है। मतलब इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जो अंग्रेजी राज है जो भारत में आया है, तो ये वैसे अगर रानाडे की बात आती है, रानाडे ने साफ कह दिया कि ईश्वर की अनुकंपा है, स्वामी ईश्वर की इच्छा है कि भारत के ऊपर अंग्रेजी राज हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वास्तविक रूप में भारत कभी भी आधुनिक नहीं बन सकता। भारत हमेशा ही मध्ययुग के अंतर्गत जो अंधविश्वास की बातें की जा रही थी, जो कि श्रद्धा और विश्वास के सहारे मनुष्य जीवन जी रहा था, उसमें जीता रहेगा।
अब इसमें सच्चाई भी है, मतलब कहने का मतलब ये कि उदारवादी धारा के जो चारों सदस्य हैं ये एक ही बात बोल रहे हैं कि आधुनिक राज को ये आधुनिकीकरण के साधनिक रूप में स्वीकार करें। मतलब इनका कहना है कि ब्रिटिश सरकार से भारत का आधुनिकीकरण होगा। ये चारों के चारों ये बात स्वीकार कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ विडंबना, मतलब जो उदारवादी धारा के भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के जो चारों सदस्य हैं, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये चारों की चारों की एक विडंबना है, कमी है। क्या है कि ये ब्रिटिश शासन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात करते हैं। मतलब ये चारों के चारों जो सदस्य हैं, महादेव गोविंद रानड़े, राजा राम मोहन राय, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो है चारों के चारों ब्रिटिश शासन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। इनका कहना है कि भाई हम ब्रिटिश शासन के अधीन रहें, ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे कानूनों के माध्यम से हमारे समाज व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको दूर करे, और जैसे ही हम सत्ता संभालने लायक हो जाएंगे, ब्रिटिश सरकार बड़ी दयालु है, ये हमें आज़ादी दे देंगे। भाई उदारवादी धारा के इन चारों सदस्यों ने ब्रिटिश शासन को वरदान कहा है कि भारत के लिए वरदान है। लेकिन आगे चलकर के उग्र राष्ट्रवादी धारा जो है, जिसका नेतृत्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया है, जिसके 3 सदस्य हैं, लाल बाल पाल, इन्होंने कह दिया कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। बिल्कुल विपरीत कहा है उन्होंने तो। लेकिन उदारवादी धारा के सदस्य जो हैं वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, इसलिए इन्होंने ये कह दिया कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। मतलब इनका कहना है कि भारत में आज़ादी जो मिलेगी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते ही मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हम अभी इस लायक नहीं हुए हैं। तो यहाँ तक इसको आपको समझना है। तो पहला डायग्राम ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा डायग्राम सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका की बात की है। मतलब वास्तविक रूप में यदि देखा जाए यहाँ, तो महादेव गोविंद रानड़े ने समाज व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी यदि परिवर्तन की बात की है तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका की बात की, जो कि मैंने यहाँ आपको पहले बता दिया था कि ब्रिटिश उदारवाद ये कहती है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महादेव गोविंद रानड़े नहीं बल्कि चारों के चारों जो ये विचारक हैं उदारवादी धारा के, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका जरूरी है। मतलब ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, आर्थिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब ये राज्य की सकारात्मक भूमिका की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। मतलब इनका कहना है कि राज्य को आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए समाज व्यवस्था के अंतर्गत हस्तक्षेप करना चाहिए, जबकि ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा कहती है कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए हस्तक्षेप के सिद्धांत पर बल देते हैं। जबकि भले ही रानड़े के ऊपर, राजा राम मोहन राय के ऊपर, दादाभाई नौरोजी के ऊपर, गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा हो, लेकिन फिर भी इन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो मूल्य थे, जो परंपरा थी, क्या परंपरा थी कि लोकहित के लिए राज्य को आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए, इसलिए इन्होंने हस्तक्षेप का विरोध कर दिया और ये कहा कि राज्य को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, राज्य को जन कल्याण के लिए आर्थिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये बात रानड़े ने भी स्वीकार की है। और इसके बाद में फिर मैंने लिखा है परंतु, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन, किंतु सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका की बात कर रहे हैं रानड़े कि भी आर्थिक गतिविधियों में राज्य हस्तक्षेप करे, जबकि ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा कह रही कि हस्तक्षेप नहीं करे, पर रानड़े कह रहे हैं हस्तक्षेप करे। अब हस्तक्षेप तो करे, लेकिन इसके साथ में जनमत, विशिष्ट वर्ग, शिक्षित वर्ग की भूमिका पर भी बल दिया है। मतलब महादेव गोविंद रानड़े ने साफ कह दिया कि राज्य आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप करे, राज्य की सकारात्मक भूमिका की बात इन्होंने की है, अर्थात राज्य आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे जनहित के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जनमत का भी ध्यान में रखे राज्य, विशिष्ट वर्ग के विचारों को भी ध्यान में रखे, इसके साथ में शिक्षित वर्ग के विचारों को भी ध्यान में रखे। मतलब सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए केवल राज्य की भूमिका न हो, बल्कि सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्य में जनमत, विशिष्ट वर्ग और शिक्षित वर्ग की भूमिका पर भी रानड़े ने बल दिया है। ये इसका तीसरा डायग्राम होगा। इससे आप बेहतर तरीके से आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के 4 सदस्य, इन चारों सदस्यों के विचारों को समझ सकते हैं। मैंने जो सूत्र है
जो फॉर्मूला है वो आपको दे दिया है। आप केवल इस डायग्राम, इन तीनों डायग्राम के माध्यम से आप चारों के चारों जो ये आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझ सकते हैं। बाकी तो मुझे सारी बातें बतानी है, लेकिन मैं तो सूत्र की जो बात आती है उस सूत्र देना चाह रहा था, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। इससे आप जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, इन चारों उदारवादी धारा के विचारकों के विचारों को समझ सकते हैं इन तीनों डायग्रामों से। 3 के 3 डायग्राम बना लेंगे आप, ठीक है बेटा। अब चलिए, अब इधर आते हैं हम, रानड़े का सामाजिक सुधार दर्शन। चलिए बेटा, अब नोट करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें नोट की हैं, एक एक को नोट करते चलेंगे मेरे साथ। सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर कि जो महादेव गोविंद रानड़े हैं, अब यहाँ स्पेशली हम रानड़े की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो बात की है ये तो उदारवादी धारा के चारों सदस्यों को आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के जो ये 4 सदस्य हैं, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके विचारों को आप इन 3 डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या इनके विचारों को, ये जो 1 2 3 3 डायग्राम है, इनके माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पेशली हम रानड़े की बात करेंगे। महादेव गोविंद रानड़े आधुनिक भारत के ऋषि हैं, नोट करेंगे। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है आधुनिक भारत के ऋषि कौन है, तो वो कौन है, महादेव गोविंद रानड़े, महादेव गोविंद रानड़े। इसके साथ में जो महादेव गोविंद रानड़े हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। अब जरा नोट करना, ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। और इसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी जी का गुरु कौन बनेगा, गोपाल कृष्ण गोखले बनेंगे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले साध्य और साधन की पवित्रता की बात करते हैं। ये साध्य और साधन क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। और महात्मा गांधी जी भी साध्य और साधन की पवित्रता की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, महादेव गोविंद रानड़े। और गांधी जी के गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है बेटा। और जो महादेव गोविंद रानड़े हैं, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। यस, प्लेटो के गुरु कौन है, सुकरात। अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो। सुकरात के शिष्य कौन है, प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन है, अरस्तु। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, रिपब्लिक। अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स, इन 2 ग्रंथों का अध्ययन करना ही चाहिए, बशर्ते कि आपको राजनीति विज्ञान की गहराई में जानना हो तो। बाकी तो विद्यार्थी रटते रहते प्लेटो की रिपब्लिक 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 रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, है ना। इसी तरीके से मैकियावली का द प्रिंस, हॉब्स के लिवियथन, है ना। इसके साथ में जॉन लॉक और रूसो की बात आती है, तो इनके ग्रंथों को भी विद्यार्थी उंगली में रटते रहते हैं। तो इससे मतलब हम ये कहेंगे कि तोते की तरह रटिएगा मत, समझिएगा, ठीक है बेटा। महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है, नोट करेंगे, महादेव गोविंद रानड़े को, ठीक है। अब हम मूल बात पर आते हैं, महादेव गोविंद रानड़े का सामाजिक सुधार दर्शन या महादेव गोविंद रानड़े के सामाजिक विचार। महादेव गोविंद रानड़े के सामाजिक विचारों को मैं आपको 8 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए, नंबर 1, राजनीतिक उन्नति के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक है। अर्थात महादेव गोविंद रानड़े का कहना है कि अगर हमें राजनीतिक उन्नति करनी है तो इसके लिए सामाजिक सुधार आवश्यक है। अब यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई है कि वास्तव में जो उदारवादी धारा के 4 सदस्य हैं, इनका कहना है कि भाई ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए हम धीरे धीरे समाज व्यवस्था में सुधार करें, पहले हम हमारी कुरीतियों को दूर कर लें। अब ब्रिटिश सरकार कानून बनाए और कानून के माध्यम से धीरे 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 हमारे यहाँ पर समाज व्यवस्था में सुधार हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिएगा, यहाँ ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, हमें राजनीतिक उन्नति चाहिए, लेकिन इसके साथ में समाज सुधार आवश्यक है। अगर समाज व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं वो दूर नहीं होंगी, तो हमारी राजनीतिक उन्नति भी नहीं हो सकती है। इसलिए इस बात को समझना है कि दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं कि राजनीतिक उन्नति भी जरूरी है मगर सामाजिक उन्नति भी जरूरी है। और राजनीतिक उन्नति के लिए ये भी जरूरी है कि समाज में सुधार हो, और समाज में सुधार जैसे जैसे होता जाएगा वैसे 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 हम क्या है कि तर्क बुद्धि वाले हो जाएंगे, विवेकवान हो जाएंगे। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार हमें आज़ादी दे देगी, ठीक है, क्योंकि केंद्र बिंदु यही है, यहाँ पर आज़ादी की बात आ रही है, ठीक है। दूसरा है प्राचीनता का विरोध नहीं। महादेव गोविंद रानड़े ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो प्राचीन मूल्य हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, प्राच्य मूल्य परंपरा को इन्होंने स्वीकार किया है। इसके साथ में पाश्चात्य आर्थिक सामाजिक संस्थाओं के साथ इसका समन्वय किया है। तो रानड़े ने कभी प्राचीनता का विरोध नहीं किया है कि भी प्राचीन समय के जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं, सर्वोच्च मूल्य हैं, उन मूल्यों को स्वीकार किया जाए। इन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही कि भाई प्राचीनता को पूर्ण रूप में आप समाप्त कर दो, नहीं नहीं नहीं, प्राचीनता के जो सर्वोच्च मूल्य हैं उनको स्वीकार किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ प्राचीन भारत के मूल्य ये था कि भाई राज्य को जो है जनहित के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।
आर्थिक गतिविधियों में। तो इस बात को रानाडे ने भी स्वीकार किया है, इसलिए ये कभी भी प्राचीनता का विरोध नहीं करते हैं। तीसरा है मनुष्यों की समानता पर जो महादेव गोविंद रानाडे ने मनुष्य की समानता की बात की, उन्होंने कहा है कि भाई जाति पाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए है। इसी के साथ में यदि पर्दा प्रथा की बात आती है तो ये भी जो है श्रेष्ठ बात नहीं है। मतलब आने को इन्होंने तर्क दिए हैं, मूल बात यहाँ ये आ रही है कि मनुष्य की समानता पर इन्होंने बल दिया है कि मनुष्य में किसी भी रूप में जो है असमानता भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। चूँकि अगर वैसे देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि ये पुरुष है ये महिला, क्या महिला पुरुष, इस महिला पुरुष का बंटवारा ही क्या है, जीव तो जीव ही हो, तो इसमें किसी भी रूप में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। और चौथा है विधवा पुनर्विवाह। रानाडे ने कहा है कि अगर कोई विधवा हो जाती है, जिसका पति मर जाता है, तो उसको जो है पुनर्विवाह की अनुमति होनी चाहिए। इसके साथ में इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और ये कहा कि भाई जो पुरुष है 16 से 18 वर्ष के बीच में, और लड़की जो होती है, मतलब लड़का 16 से 18 और लड़की जो है 10 से 12 वर्ष के बीच में उसकी शादी होनी चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में हम देखते हैं तो ये आयु भी जो है तर्कसंगत नहीं है, इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे है पांचवा नारी शिक्षा। तो महादेव गोविंद रानाडे ने नारी शिक्षा की बात भी की, और रानाडे के समय में नारी शिक्षा बड़ा खतरनाक थी, नारी को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, नारी शिक्षा का तो बड़ा विरोध किया जाता था। मगर रानाडे ने नारी शिक्षा का समर्थन किया, और सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे ने अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया, अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाई। तो इन्होंने पहल यहीं से अपनी पत्नी से ही कर दी थी। इसलिए जो रानाडे हैं उन्होंने नारी शिक्षा की बात भी की, क्योंकि समाज व्यवस्था में सुधार तभी तो हो सकता है जब नारी शिक्षित होगी। अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो फिर समाज व्यवस्था में कहाँ हम कह सकते हैं परिवर्तन होगा। क्योंकि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवारित होता है, और बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है माँ होती है। अगर माँ ही अशिक्षित है तो उसको क्या संस्कार दे सकती है, संस्कार देना आती है आवश्यक। मैं तो आधुनिक समय में ये कहना चाहूँगा कि आज बच्चों को कार देने की बात होती है, कार मत दीजिएगा, आप संस्कार दीजिएगा। संस्कार देना जरूरी है, अगर संस्कार दे दिए तो सब कुछ दे दिया आपने, फिर उसके लिए आपको धन जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। छठा है समाज सुधार के लिए व्यवस्थापन। महादेव गोविंद रानाडे ने कहा कि भाई अगर आपको समाज में सुधार करना है, सोशल सिस्टम में परिवर्तन करना है, समाज व्यवस्था में जो अनेकों कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ फैली हुई हैं, जैसे बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, अनेकों बुराइयाँ हैं, तो इन बुराइयों को जो है धीरे धीरे सरकार के द्वारा कानून बनाया जाए, और कानूनों के माध्यम से जो है समाज में सुधार किया जाए। मतलब समाज सुधार के लिए व्यवस्थापन का मतलब ये कि सरकार कानून बनाए, कानूनों के माध्यम से समाज व्यवस्था में सुधार हो। तो ये जो है रानाडे ने कहा है। सातवां है समाज सुधार प्रणाली। अब इसको समझना है अच्छे से, इसके ऊपर कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे, यूजीसी नेट वाले भी ध्यान देंगे, कॉलेज लेक्चर स्कूल लेक्चर वाले भी ध्यान देंगे। समाज सुधार की प्रणालियाँ, मतलब महादेव गोविंद रानाडे का जो सातवां बिंदु है समाज सुधार की प्रणालियाँ। बेटा महादेव गोविंद रानाडे ने स्पष्ट रूप में कहा है क्या कि समाज में सुधार करने के केवल 4 ही रास्ते हैं। समाज व्यवस्था में सुधार करने के केवल 4 ही रास्ते हैं। मतलब समाज में यदि आपको सुधार करना है, परिवर्तन लाना है, तो इसके केवल 4 रास्ते हैं। मतलब समाज सुधार की केवल 4 प्रणालियां बताई इन्होंने। किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने। तो आप नोट करेंगे, महादेव गोविंद रानाडे ने समाज व्यवस्था में सुधार के लिए 4 रास्ते बताए हैं, या 4 प्रणालियां बताई हैं, या 4 पद्धतियां बताई है, 4 तरीके बताए जिससे कि समाज में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, चूंकि रानाडे के समय में समाज व्यवस्था में अनेकों कुरीतियां थी, बुराइयां फैली हुई थी, अनेकों। सती प्रथा का तो जो है राजा राम मोहन राय ने उन्मूलन करा दिया था, लेकिन उस समय वास्तविक रूप में छुटपुट घटनाएं तो आज तक हो रही हैं, तो उस समय तो निश्चित रूप में होती थी। और बाल विवाह है, पर्दा प्रथा, बलि प्रथा, अनेकों कुरीतियां फैली हुई थी। मैं तो कहूँगा जिनकी वास्तविक रूप में एक सूची बनाने बड़ा मुश्किल है, और आज तक भी कुछ कुरीतियां मौजूद हैं, जैसे मृत्यु भोज है आज ही बरकरार है। इसी के साथ में दहेज प्रथा है तो आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। भले ही सरकार ने कानून बना दिया हो लेकिन फिर भी मौजूद है, और धड़ल्ले से सारा काम। बाल विवाह की बात आती है, आज ही बाल विवाह हो रहे हैं। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ थोड़ा समझें आप। अब रानाडे समाज सुधार को जो है 4 प्रणालियों की चर्चा करते हैं। अब 4 प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, एक एक को आप समझेंगे, नोट करते जाएंगे। पहला है परंपरागत प्रणाली। महादेव गोविंद रानाडे का कहना है कि भाई अगर समाज में सुधार करना है तो उसकी पहली जो प्रणाली है वो परंपरागत प्रणाली है। अब परंपरागत प्रणाली क्या होती है बेटा? परंपरागत प्रणाली में प्राचीन शास्त्रों की व्याख्या की जाती है। देखिएगा, मतलब परंपरागत प्रणाली में इसके आधार पर यदि समाज में सुधार करना हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, प्राचीन शास्त्रों की व्याख्या की जाती है। जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश, तो इन्होंने क्या है, वेदों की व्याख्या की, और वेदों की व्याख्या करने के आधार पर कहा कि वर्तमान समय में जो जाति पाति, जो जाति व्यवस्था है, ये तर्कसंगत नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान समय में
जन्म आधारित जाति व्यवस्था है, लेकिन वास्तविक रूप में जाति व्यवस्था जन्म आधारित नहीं हो बल्कि कर्म आधारित हो, गुण आधारित होनी चाहिए। तो ये मतलब यहाँ मूल बात है कि समाज व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना हो, समाज में कोई भी सुधार करना हो, तो यदि प्राचीन शास्त्रों की व्याख्या इस रूप में की जाती है जिससे कि वर्तमान समय की कुरीतियों को दूर किया जा सके, तो इसी को कहते हैं परंपरागत प्रणाली, जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हम आपको आगे समझाएंगे। दूसरा है अंतरात्मा प्रेरित प्रणाली, दूसरा नोट करेंगे। अगर समाज में सुधार करना है तो महादेव गोविंद रानडे का कहना है कि दूसरी प्रणाली है अंतरात्मा प्रेरित प्रणाली। अंतरात्मा, अपनी आत्मा को ही जगाया जाए, अंतरात्मा प्रेरित प्रणाली। अंतरात्मा प्रेरित प्रणाली के अंतर्गत समाज में सुधार कैसे होता है कि इसके अंतर्गत लोगों को समझा बुझाकर राजी किया जाता है कि वे नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। जरा सोचें, हाँ, अंतरात्मा प्रेरित प्रणाली में लोगों को, जनता को समझा बुझा करके राजी किया जाता है कि वे नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। मतलब यहाँ व्यक्ति की अंतरात्मा को ही जगाया जाता है, व्यक्ति की आत्मा को ही जगाया जाता है। तो इसके माध्यम से भी जो है समाज में सुधार किया जा सकता है। और तीसरा है विधि निर्माण प्रणाली। तो सामान्य सी बात है कि विधि निर्माण प्रणाली के द्वारा यदि जो है समाज में सुधार किया जाए तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि सरकार के द्वारा कानून बनाया जाएगा। क्या, जैसे यहाँ मैंने बताया ना आपको, समाज सुधार के लिए व्यवस्थापन, तो यहाँ पर सरकार कानून के माध्यम से समाज में सुधार कर रही है, तो यही बात है विधि निर्माण प्रणाली। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन कराया, कानून के माध्यम से कराया, कानून ही तो बनवाया इसके लिए, सती प्रथा उन्मूलन कानून है। तो निश्चित रूप में जो है सरकार के द्वारा कानून बनाकर भी जो है समाज में सुधार किया जा सकता है। 3 हो गई। और इसके बाद में चौथा है विद्रोह प्रणाली। विद्रोह प्रणाली, विद्रोह प्रणाली में क्या होता है कि समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग होता है जो संगठन बना करके और समाज व्यवस्था में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की बात करता है, जैसे कि ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया है। नोट करेंगे विद्रोह प्रणाली। अब यहाँ मूल बात ये आती है कि राजा राम मोहन राय ने परंपरागत प्रणाली, अंतरात्मा प्रेरित प्रणाली, विधि निर्माण प्रणाली की बात की है। महादेव गोविंद रानडे ने भी इन तीनों प्रणालियों की बात की है ना। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इन सबसे अलग हटते हुए कह दिया कि नहीं, हमें तो पहले हमारी आज़ादी चाहिए, समाज व्यवस्था में बाद में सुधार करते रहेंगे, समाज में सुधार बाद में होता रहेगा, जबकि ये पहले समाज में सुधार की बात कर। तो यही तो उदार राष्ट्रवादी धारा और उग्र राष्ट्रवादी धारा में अंतर है, जिसका कि जवाब आगे भी आएगा। चलिए पहले यहाँ तक समझते, उसके बाद में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आएगी ये बात। 8वां है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। वास्तविक रूप में देखा जाए तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक कौन है? एओहुम है। यस। उसके बाद में क्या होता है, 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। अब क्या किया जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके द्वारा केवल राजनीतिक कार्य नहीं किया जाता है बल्कि सामाजिक कार्य भी किया जाता है। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने भी वास्तविक रूप में केवल राजनीतिक कार्य नहीं किया बल्कि सामाजिक कार्य भी किया और इन्होंने भी जो है समाज व्यवस्था में समाज सुधार के लिए अनेकों अपने सुझाव दिए हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन 8 बिंदुओं के माध्यम से आप रानडे के सामाजिक सुधार दर्शन को अच्छे समझ सकते हैं कि भाई महादेव गोविंद रानडे ने समाज व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कुछ तर्क दिए हैं। ये तो सामान्य बात यहाँ तक होगी। इसके बाद में अंत में जो बात आ रही इसको थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। रानडे सामाजिक सुधार को राष्ट्रीय चरित्र के साथ संबंध करते हैं। नोट करेंगे, महादेव गोविंद रानडे सामाजिक सुधार को राष्ट्रीय चरित्र के साथ संबंध करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में जो रानडे हैं ये समाज व्यवस्था में कोई भी सुधार की बात करते हैं तो इसको जो है राष्ट्रीय चरित्र के साथ संबंध करते हैं। इनका कहना है कि अगर समाज व्यवस्था में सुधार हो रहा है, जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ दूर हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ होगा, राष्ट्रीय एकीकरण होगा और ये जरूरी भी है। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ लिखा है रानडे के युग की समस्या। मतलब महादेव गोविंद रानडे के युग में एक बड़ी भयंकर समस्या थी और ये केवल रानडे की बात नहीं है बल्कि भारतीय मतलब आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के जो चारों सदस्य हैं ना, इन चारों सदस्यों के सामने ये समस्या है। यहाँ इसका उत्तर देने के लिए मैं थोड़ा सा उत्तर दे देता हूँ बेटा। 1885 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन होता है। 1947 में आज़ादी मिल जाती है। तो इसको 3 धाराओं में बांट दिया जाता है, उदार राष्ट्रवादी धारा, उग्र राष्ट्रवादी धारा और गांधी युग। अब उदार राष्ट्रवादी धारा के सदस्य और उग्र राष्ट्रवादी धारा के जो सदस्य हैं, उदार राष्ट्रवादी धारा का नेता गोपाल कृष्ण गोखले, उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। तो उदार राष्ट्रवादी धारा के जो सदस्य हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पहले समाज व्यवस्था में सुधार कर लो, समाज में सुधार कर लो और जैसे हमारी जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ब्रिटिश सरकार तो बड़ी दयालु है, अंग्रेज लोग बड़े दयालु हैं, हमको आज़ादी दे देंगे। लेकिन
उग्र राष्ट्रवादी धारा क्या करेगी, नहीं नहीं नहीं, हमें ब्रिटेन के अधीन रहते हुए हमारे समाज व्यवस्था में सुधार करवाने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों? वो हमारे समाज व्यवस्था में सुधार करने के लिए इतने जागरूक क्यों हो रहे हैं? उसका स्वार्थ है। इन्होंने तर्क दिया तिलक ने, तो तिलक ने तो साफ कह दिया कि पहले हमें आज़ादी चाहिए, उसके बाद में समाज व्यवस्था में सुधार होता रहेगा। और गोखले ने कहा कि नहीं, पहले समाज व्यवस्था में सुधार कर लो, उसके बाद में हम आज़ादी दे देंगे। तो ये थोड़ा सा कि इनमें अंतर गैप है, इसको समझें। रानडे की समस्या क्या थी? दो समस्याएं थी। नंबर एक तो ये है कि राजनीतिक आज़ादी या सामाजिक सुधार, मतलब महादेव गोविंद रानडे के समय में, राजा राम मोहन राय के समय में, दादा भाई नौरोजी के समय में, गोपाल कृष्ण गोखले के समय में जो पहली समस्या थी वो ये थी कि भाई राजनीतिक आज़ादी या सामाजिक सुधार, मतलब पहले जो है राजनीतिक आज़ादी मिले या जो है सामाजिक सुधार हो। तो रानडे ने, गोखले ने, हैं, दादा भाई नौरोजी ने, राजा राम मोहन राय ने तो साफ कह दिया कि पहले समाज में सुधार कर लो, उसके बाद में राजनीतिक आज़ादी की बात करेंगे। लेकिन उग्र राष्ट्रवादी धारा के सदस्य लाल बाल पाल, इन्होंने क्या कहा कि पहले आज़ादी, समाज में सुधार बाद में। तो गैप हो गया ना। उदार राष्ट्रवादी धारा के सदस्य तो क्या कह रहे हैं कि पहले समाज में सुधार कर लो, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार हमें आज़ादी दे देगी। और उग्र राष्ट्रवादी धारा के जो सदस्य हैं लाल बाल पाल, समझ गए होंगे आप, जिसका मतलब उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेता तिलक है, तो इन्होंने साफ कह दिया कि नहीं नहीं, हमें तो पहले आज़ादी चाहिए, राजनीतिक आज़ादी चाहिए, समाज में सुधार हम स्वयं कर लेंगे। तो ये समस्या थी रानडे के समय में। और रानडे ने किसका साथ दिया? रानडे ने कहा कि भाई समाज में पहले सुधार कर लो, उसके बाद में हम इस लायक हो जाएंगे, सत्ता संभालने लायक हो जाएंगे, तो हमें आज़ादी दे देंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण समस्या है, इनको समझेंगे आप, राजनीतिक आज़ादी या सामाजिक सुधार। तो रानडे सामाजिक सुधार की बात करते हैं पहले। दूसरा है, क्या सामाजिक सुधार में राज्य की भूमिका होनी चाहिए? दूसरी समस्या थी कि भाई सामाजिक सुधार भले ही हो, लेकिन सामाजिक सुधार में क्या राज्य की भूमिका होनी चाहिए? तो रानडे ने कहा कि राज्य की भूमिका होनी चाहिए। तिलक ने कह दिया कि नहीं, गलत बात है, राज्य की भूमिका नहीं होनी चाहिए, सरकार की भूमिका नहीं, ब्रिटिश सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए, हमें तो पहले आज़ादी दे दो, उसके बाद में हम समाज में सुधार कर लेंगे। तिलक ने यहाँ तक कह दिया कि भाई हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि समाज व्यवस्था में सुधार करें या समाज के अंतर्गत जो कुरीतियाँ हैं इनको दूर करें, और वो जानबूझ करके चला करके ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो कहा ही नहीं है। और कोई भी सरकार बिना कहे कुछ कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, अगर हम अधीन हैं, दूसरी सरकार के अधीन हैं, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं स्वार्थ जरूर होगा। तो यहाँ ये मूल जो समस्या थी, समस्या को समझेंगे। मूल समस्या क्या है? रानडे की समस्या ये थी कि भाई पहले राजनीतिक आज़ादी हो, समाज में सुधार किया जाए। तो रानडे ने साफ कह दिया कि भाई पहले समाज में सुधार हो जाए, उसके बाद में जो है जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, ब्रिटिश सरकार है, हमें आज़ादी दे देगी। हाँ, इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये बनवाता है कि समाज में सुधार तो हो, चलो ठीक है, लेकिन समाज में सुधार हो तो क्या जो है राज्य की भूमिका होनी चाहिए? तो रानडे ने तो साफ कह दिया कि राज्य की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार को वरदान मान रहे हैं। लेकिन तिलक ने कह दिया कि ब्रिटिश सरकार हमारे लिए अभिशाप है, इसलिए राज्य की भूमिका नहीं होनी चाहिए। तिलक ने कही ये बात, तिलक ने कहा नहीं होनी चाहिए राज्य की भूमिका, और गोखले ने कहा राज्य की भूमिका होनी चाहिए, रानडे ने कहा राज्य की भूमिका होनी चाहिए, राजा राम मोहन राय ने कहा राज्य की भूमिका होनी चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने कहा राज्य की भूमिका होनी चाहिए, जबकि लाल बाल ने कहा कि राज्य की भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो ये रानडे के समय में मतलब मूल समस्या बनी थी। अभी जो ये समस्या केवल रानडे की ही नहीं है, राजा राम मोहन राय के सामने भी है, दादा भाई नौरोजी के सामने भी है, गोपाल कृष्ण गोखले के सामने भी है, लाला लाजपत राय के सामने भी है, विपिन चंद्र पाल के सामने भी है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सामने भी है, उदार राष्ट्रवादियों के सामने भी है, उग्र राष्ट्रवादियों के सामने भी है। आप जरा समझिएगा, आप आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतनों को समझ रहे हैं? तो इन दोनों समस्याओं का जवाब जब तक आप नहीं देंगे, इन दोनों समस्या को उत्तर जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक आधुनिक भारतीय चिंतन आपकी समझ में नहीं आ सकता। ये सूत्र है। और फिर मैंने लास्ट में लिखा है तिलक का जवाब अलग है, मतलब वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जवाब रानडे से बिल्कुल अलग है। रानडे ने कह दिया कि पहले समाज में सुधार कर लो, फिर वो हमें आज़ादी दे देंगे। तिलक ने कह दिया कि नहीं, पहले हमें राजनीतिक आज़ादी चाहिए, उसके बाद में हमारे समाज व्यवस्था में सुधार हम अपने आप कर लेंगे, हमें ब्रिटिश सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तिलक का जवाब बिल्कुल अलग था। तो इसके आधार पर आप रानडे के सामाजिक सुधार दर्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये 8 बिंदु हैं। यह रानडे के युग की जो मूल समस्या है वो मैंने आपको बता दी है। जो रानडे के युग की जो समस्या है, फिर बता रहा हूँ, ये केवल रानडे की बात नहीं है, बल्कि उदार राष्ट्रवादियों में जो 4 प्रतिनिधि विचारक हैं और उग्र राष्ट्रवादियों में जो 3 प्रतिनिधि विचारक है, लाल बाल पाल, इन सब के सामने है। मतलब 4 और 3 वो 7 के सामने है ये, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि वास्तव में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का हम अध्ययन करते हैं तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में मूल बात यही तो आती है कि भाई समाज व्यवस्था में कमी है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम पिछड़े हुए थे, राजनीतिक दृष्टि से हम किसी अन्य के अधीन थे। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने जो सुझाव दिए वही
आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की श्रेणी में आते हैं। ये कौन सा दार्शनिक थोड़ी ना थे। इनके सामने जो समस्याएं थी, आर्थिक क्षेत्र में जो समस्याएं थी उसका सुझाव दिया, आर्थिक चिंतन हो गया। समाज व्यवस्था में जो कमियां थी उसके बारे में सुझाव दिया, तो सामाजिक चिंतन होगा, सामाजिक विचार होगा। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत हम गुलाम थे, तो इस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो राजनीतिक चिंतन बन गए। तो मूल बात यह है कि भाई अगर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझना चाहते हैं तो आपको जो दोनों प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आना चाहिए, और ये 3 डायग्राम आप अच्छे से समझ जाएं। तो इन 3 डायग्रामों के माध्यम से आप आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के चारों सदस्यों को समझ सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को उत्तर देने के बाद में आप उदार राष्ट्रवादी धारा, उग्र राष्ट्रवादी धारा, इन दोनों को समझ सकते हैं। और अगर ये दोनों समझ में आ रहा है तो फिर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में बचा ही क्या है शेष। अब वो तो प्रत्येक विचारक विशेष का जन्म, मरण, उसकी रचनाएं, फिर अलग अलग उसके सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार, दार्शनिक आधार, अब ये तो चलता ही रहेगा। चूंकि तो पाठ्यक्रम की बात आती है तो हम भी विवश हैं कि सारी बातें करानी है, लेकिन समझने की बात आती है तो समझने के लिए पर्याप्त है बस। ठीक है बेटा, तो ये मुझे विश्वास है आप रानाडे का सामाजिक सुधार दर्शन और 3 डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ में समाज सुधार की जो 4 प्रणालियाँ है इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, ये समाज सुधार की जो 4 प्रणालियाँ हैं इनको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था के अंतर्गत आज भी कमियां हैं, आगे भी कमियां होती रहेंगी, समय विशेष के साथ में नित्य नई समस्याएं आती रहेंगी, तो हमें उन समस्याओं का निदान भी तो करना है। निदान करना है तो फिर आप देखिएगा इन 4 प्रणाली में से कौन सी प्रणालियों को अपना रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे विश्वास है आज का जो हमारा लेक्चर है आप अच्छे से समझ गए। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।